अभी खाली देखते जाओ और सुनते जाओ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके आगे एक नंबर लिखा है, क्या है वो नंबर? 1872। इंडियन का मतलब तो सबको पता है, भारतीय। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है ये डिकोड करते करते हम लोग को अभी टाइम लगेगा पहले तो। और एक्ट क्या होता है ये समझो पहले। कोई भी चीज़ होता है ना, दो पार्लियामेंट है हम लोग का, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो अकॉर्डिंगली जहाँ का मतलब सेंटर का काम है या स्टेट का काम है, उस हिसाब से बिल बनता है। बिल क्या हुआ, मानो अभी किसी का सरकार है और वो लोग चाहता है कि ये एक लॉ आना चाहिए, तो वो लॉ लिखेगा ये लोग, जैसे जीएसटी लिखा होगा। अब ये जीएसटी पार्लियामेंट में जाएगा, इस बात पे बहस होगा, वो लोग लड़ाई करेगा, ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है। और फिर भारी बहुमत के साथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट सुपीरियर मेजॉरिटी, मतलब 75% अगर हाँ बोलेगा तब बिल क्या होता है, पास होता है। और बिल पास होकर क्या बन जाता है, एक्ट। ये बिल का एक्ट से बनने का प्रोसीजर होता है। क्लियर है? अच्छा, ये 1872 क्या बताता है? ये बताता है कि किस ईयर में हम लोग का ये एक्ट बना है। तो हमको एक बात बताओ, 1872 तब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? बोलो। अरे तुम लोग सही बोलना चाह रहे हैं, बोलो कोई। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर 1872 में कौन था? एग्जैक्टली कोई नहीं था प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश के राज में था भैया। मतलब ये ब्रिटिशर्स लोग बनाया था। हाँ, जो इंग्लिश में लॉ चलता है ना ब्रिटेन में, सेम लॉ बना था। ठीक है, तो ये 1872 में जो बना था वही है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस है इंग्लिश लॉ के मुकाबले। ओके, तो ये इसका मतलब क्लियर हो गया, इसका मतलब क्लियर हो गया, और इसका भी मतलब क्लियर हो गया। अब हम लोग को समझना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो चलो समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इसके लिए ना हम लोग को एक स्टोरी देखना होगा। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि बंटी नाम का एक बंदा है। ठीक है, कौन है ये? बंटी। और एक लड़की है जिसका नाम क्या है? बबली। तुम लोग जानता है बंटी बबली को? नहीं जानता है कोई? मूवी नहीं देखा ये वाला? तो अब मानो बंटी बोल रहा है कि मेरे पास ना एक आईफोन 14 प्रो है। ठीक है, और ये आईफोन 14 प्रो हम बेचना चाहते हैं। किसको बोल रहा है? बबली को। तो स्टेप 1, बंटी क्या कर रहा है? बंटी ऑफर कर रहा है ना कि कोई मेरा फ़ोन खरीद लो भाई। बबली क्या तो मेरा फ़ोन खरीदेगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑफर करना। ठीक है, बबली बोली ठीक है बंटी, हम तेरा फ़ोन खरीद लेंगे। तो बबली क्या की? ऑफर को एक्सेप्ट कर ली। हाँ भैया, बबली एक्सेप्ट कर ली। तो ये क्या, एक तरह से ये वादा हो गया ना। ऑफर जब एक्सेप्ट हुआ तो क्या हो गया ये भैया? प्रॉमिस। वादा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉमिस बोलते हैं। ठीक है, फिर बंटी कितना रुपया, रुपया में होगा ना भाई, फ्री में थोड़ी बेच रहा है। तो बंटी बोला मेरे को 1,00,000 रुपीज चाहिए। तो एक बात समझो, बंटी के नज़रिए से बंटी जो सामान बेच रहा है वो क्या है? आईफोन। और बबली जो बदले में दे रही है पैसा, ये है कंसीडरेशन। बदले में बंटी को क्या मिल रहा है? पैसा। तो भैया ज़रूरी है क्या इंडिया में बदले में पैसा ही मिले? याद करो, तुम लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ना स्टार्ट किया था, एक शब्द आया था बार्टर सिस्टम। क्या होता था उसमें? है ना, कि हम मानो मेरे को ये माउस बेचना है, तो हम ये माउस देंगे, तुम लोग के पास पेन है, तुम लोग, मेरे को पेन का ज़रूरत था तो मेरे को पेन दे दो। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत? हाँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत ये वैलिड है। लेकिन एक और एक्ट है जो तुम लोग का सिलेबस का हिस्सा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वहां पर बोलता है कि कंसिडरेशन खाली रुपीज होना चाहिए। समझ रहा है बात को? धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो और क्लियर होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग क्या कंसिडरेशन रुपीज होना जरूरी है? नहीं भैया, दोनों हो सकता है। कंसिडरेशन मतलब जो चीज मेरे को बदले में मिल रहा है। मालूम है ये सब ना, ये सब का बहुत सारा लेटिन मैक्सिम्स होता है, कहावत। तो इसका लेटिन मैक्सिम क्या है पता है? क्विड प्रो को। क्या बोले हम? क्विड प्रो को, मतलब
समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ मिला ना इसको, ₹1,00,000, तो व्हाट इज दिस, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो को, कंसिडरेशन, सब एक ही चीज है ना, बदले में क्या मिल रहा है। तो एक बार ये कहानी देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ भैया, ऑफर किया, कौन, बंटी किया बबली को, फिर बबली क्या की, ऑफर, वेरी गुड, ऑफर एक्सेप्ट की, तो क्या बन गया, प्रॉमिस, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, ये जो वादा है इसमें क्या कोई कंसीडरेशन है, हाँ भैया है, ठीक है। तो अगर प्रॉमिस भी है, कंसीडरेशन भी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, अगर कंसीडरेशन नहीं रहेगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर हमको मानो हम तुमको बोले कि हम तेरे को ये वाला बॉटल देंगे, बदले में तुम लोग मेरे को ₹1 नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, क्या बोले हम, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ये बात याद रखना। फिर हम लोग जब आगे जाएंगे तो हम लोग सीखेंगे कुछ कुछ इसका एक्सेप्शन है कि ये सारे केस को छोड़कर बाकी सब जगह नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ओके। तो अब बताओ, अग्रीमेंट है, ठीक है, ये तो चलो मोबाइल वाला सीन था, हम थोड़ा सीन ना बदलते हैं अब। हम तुम लोग, अच्छा एक बात बताओ, हम हर जगह पोस्टर लगाएं कि हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं सीए का बच्चा लोग को, ये क्या है, ऑफर, ऑफर, तुम लोग आके बैठा, तुम लोग क्या किया, एक्सेप्ट, तो प्रॉमिस हो गया। अभी हम लोग का कंसीडरेशन है ₹, यानी कि पैसा, बट मानो हम बोले, अगर तो अच्छा मानो हम लोग का कंसीडरेशन क्या है, ₹, ठीक है। एक बात बता, तुम लोग अगर मेरे को पैसा नहीं देगा तो क्या हम तुम लोग पे केस कर सकते हैं, हाँ भैया पैसा नहीं देंगे तो केस कर सकते हैं, इसीलिए तो ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा एक बात बताओ, मानो पैसा नहीं होता, क्या हम केस कर पाते हैं, अगर हम फ्री में पढ़ा रहे होते तो केस कर पाते हैं, नहीं भैया बात ही नहीं हुआ तो वैसा कुछ, वेरी गुड। तो एक बात बताओ मेरे को, ये कंसीडरेशन होना ज़रूरी है, ये तो हम लोग को क्लियर हुआ, लेकिन अगर हम यहाँ पर बोले कि सुनो बाबू तुम लोग ना मेरे को पैसा मत देना, बस एक काम करना, मेरा एक लड़का से दुश्मनी है उसको तुम लोग कर देना, समझ गया, इसको अपन बोलते हैं ना हिंदी में सुपारी देना, ठीक है, तो हम सुपारी दे रहे तुम लोग को कि तुम लोग जाके उसको मार देना, हम तुम लोग को पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, हम तुम लोग को पूरा कोर्स पढ़ाएं, तुम लोग जाके मारा नहीं, क्या हम तुम लोग पे केस कर पाएंगे, कितना जन बोलता है नहीं कर पाएंगे, रेज हैंड, कितना जन बोलता है कर पाएंगे, रेज हैंड। यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो लीगल है या इलीगल है, एक बार फील करो ना, तुम जज साहब के सामने खड़ा है, बोल रहा है जज साहब हम पढ़ा दिए लेकिन हम मर्डर करने बोले थे, लोग मर्डर नहीं किया है, जज साहब सुनेंगे, जज साहब बोलेंगे क्यों मर्डर नहीं किया, तुम डांटेंगे, नहीं डांटेंगे, बिकॉज मर्डर करना इज इलीगल। वैसे ही हम तुम लोगों को पढ़ाए और बदले में बोले कोई फॉरबिडन ड्रग है जो विथआउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता, हम बोले कि तुम मेरे को 4 किलो ला के दे दो, तो क्या तुम नहीं ला के देगा तुम केस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि वो इलीगल है, ओके। ये सारा ना तुम लोग को एक ओवरव्यू दे रहे हैं, सारा कुछ अंदर डिटेल में लिखा हुआ, हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, बट वो वर्ड से तो दोस्ती करना जरूरी है ना, तो इतना मेहनत हम क्यों किए पता है, इतना मेहनत हम किए कि एग्रीमेंट में अगर लॉ का आशीर्वाद मिलता है, इंग्लिश में बोला जाता है इनफोर्सिएबल बाय लॉ, क्या बोला जाता है, इनफोर्सिएबल बाय लॉ, तो अगर कोई एग्रीमेंट पे लॉ का आशीर्वाद है तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि हम तुम लोग को पढ़ाएं बदले में मर्डर कर दो, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं, बट क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है, हाँ, एग्रीमेंट के लिए ऑफर चाहिए था, एक्सेप्टेंस चाहिए था और कंसिडरेशन चाहिए था, तीनों है, तो एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अच्छा एक बात बता, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन हम क्या बोले, एग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कब, जब इलीगल हो। क्या उल्टा हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन एग्रीमेंट नहीं है, नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि एग्रीमेंट पे ही तो लॉ का आशीर्वाद मिलेगा तो ये काम होगा, है ना। तो एग्रीमेंट, अब एक लाइन बोल रहे हैं इंग्लिश में, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कहानी था, ये एक इंग्लिश लाइन को हम फिर से बोल रहे हैं और तुम लोग देखना क्या ये कहानी रिलेट कर पा रहा है कि नहीं। ऑल अग्रीमेंट्स
ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हम तुम लोग को अग्रीमेंट था ना अपने बीच कि मर्डर कर देगा तुम लोग, बट क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाया था? नहीं। लेकिन कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उसको एग्रीमेंट होकर गुजरना पड़ता है। क्या ये सारा बात तुम लोगों को क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चा को कोई डाउट नहीं है ना? चलो, वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं बुक में। मेरे से पढ़ने का क्या तरीका है? एक हाइलाइटर और 3 अलग कलर का पेन तुम लोग के डेस्क पे होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा एक 10-20 रुपया में आता है स्टिकी नोट्स, इतना बड़ा होता है, उसको हम लोग फाड़ के कहीं भी चिपका सकते हैं, वो एक खरीद लेना। हमको जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम हाईलाइट करवा देंगे, और जहाँ पर लगेगा कुछ लिखवाना है वहीं पे लिखवा देंगे। बुरा से बुरा हालत में ना हम लोग कॉपी पे जाएंगे। क्यों? ठीक है, तुम लोग सोचेगा कि भैया आप नोट्स क्यों नहीं लिखा रहे? मेरे तो स्कूल में इकोनॉमिक्स टीचर नोट्स लिखवाते थे। तुम लोग के पास वक्त कम रहता है एग्जाम से पहले, क्या तुम लोग बैठ के नोट्स वगैरह जंबल करते रह गए इधर उधर? हम कोशिश करेंगे 90% चीज़ बुक में हो जाए, ताकि तुम लोग वो चीज़ बार बार देख के एक ही चीज़ को अब्जॉर्ब करते रहो। क्लियर है? ओके। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम जितना अंडरलाइन करेंगे, जितना हाईलाइट करेंगे, खाली वो करना। और एग्ज़ाम से पहले, अभी तो हम स्टार्टिंग में सब कुछ रीड करेंगे एकदम, ठीक है, जैसे बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, बट एग्ज़ाम से पहले खाली अंडरलाइन वाला बात को बोलना है, रीड करना है, और हाईलाइट वाली चीज़ों को रटना है, ठीक है? हाईलाइट किया हुआ चीज़ को रटना है और अंडरलाइन वाला चीज़ को बोलना है। हम तुम लोग को इस चीज़ का प्रैक्टिस भी करवा देंगे। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि ना लॉ में 90% तो बच्चे का दिक्कत होता है ना भैया, लिखे क्या समझ नहीं आ रहा है। और तुम लोग को ना कुछ नहीं करना है, तुम लोग को बात पता है। अब तुम लोग को पता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है? ये बात किसी भी भाषा में लिखो, मार्क्स मिल जाएगा। किसी भी तरीके से इंग्लिश में जंबल वर्ड्स करके लिखो, मार्क्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा। बट हम लोग का कीवर्ड यहाँ पे क्या है? सन एंड ईस्ट। बस ये चीज़ तुम लोग को लॉ में पकड़ के आगे बढ़ते रहना है। ज़रूरत नहीं है, हर बच्चा लोग गलती करता है, एक एक शब्द रटने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट लॉ को समझने से पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझे हम लोग समझे कि किस तरीके से। अब तुम सोचो, ये तो हम तुम लोग को ब्रिटिशर्स का बताएं कि जब ब्रिटिशर्स था तब ऐसा हुआ। ब्रिटिशर्स से पहले कौन था? मुगल्स। मुगल से पहले अलग अलग डायनेस्टी था ना, छोला डायनेस्टी, ये डायनेस्टी, वो डायनेस्टी। तो क्या तब लॉ नहीं हुआ करता था? जब राजा महाराजा का समय था तब लॉ नहीं था। हर राजा का अपना लॉ हुआ करता था। तुम लोग पढ़ा है ना कितना सारा, अकबर ये रिफॉर्म्स लेकर आए थे, फिर ये रिफॉर्म्स आए, वो भी लॉ ही था। बट वो ऐसे कुछ पर्टिकुलरली इतना कोर्ट का सीन नहीं हुआ करता था, वहाँ तो राज दरबार था ना, जो हो रहा है राज दरबार में हो रहा है। फिर बाद में क्या हुआ? ग्राम पंचायत होने लगा। बट नाउ देयर इज कोर्ट, प्रॉपर कोर्ट जो हम लोग को न्याय दिला सकता है। कोर्ट पता है ना कैसा कैसा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और भी छोटा मोटा कोर्ट होता है जिसके बारे में हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा, एकदम एंशिएंट टाइम का बात करते हैं, जब भारत देश मिला था, ठीक है? तो जब भारत देश मिला था, यहाँ पे हिंदूज रह रहे थे। वेदास, धर्म, शास्त्र, स्मृति, श्रुति, ये सब वो लोग का लॉज हुआ करता था, ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर हुआ भैया मौर्याज आए। मौर्याज आए ना, तो ये लोग भी कुछ कुछ लाए, बायलैटरल ट्रांजैक्शन लेकर आ गए, कुछ कुछ चीज़ ये लोग भी लाए। फिर आया मुगल। मुगल में कौन सा लॉ चलता था? मोहम्मदन लॉ। कौन सा लॉ? मोहम्मदन लॉ, ठीक है? अरेबिक वर्ड में एक शब्द होता है अग्द, जिसका मतलब होता है कंजंक्शन, ठीक है? इजाब, जिसका मतलब होता है प्रपोजल। कबूल, जिसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस। ये सब ना उनका लॉ का बुक में लिखा हुआ था। अब जैसे मानो उस टाइम तो हिंदूज रह रहे थे, जब मुगल हम लोग के ऊपर शासन करने आए तब तो हिंदूज थे, तो मोहम्मदन लॉ बना और सब हिंदूज को बताया गया कि अब से आप लोग के ऊपर ये रूल लागू है। और 90% ऑफ द लोग ना ये शब्द का इस्तेमाल भी करते थे, ठीक है? इजाब, ये सब शब्द का इस्तेमाल करते थे। क्लियर है? ठीक है, ओके। फिर हिंदू लॉ में और इंग्लिश लॉ में क्या अंतर था भैया? ऐसा क्या ज़रूरत पड़ा कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आना पड़ा? देखो, हिंदू लॉ में कुछ चीज़ों को लेके ना अलग तरीका था, अलग कस्टम था, अलग रिवाज था। फिर जब मुगल लॉ आया, मोहम्मदन लॉ आया, उसमें अलग रिवाज था, ठीक है?
आज के टाइम पे भी इंडिया में तुमको पता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके कॉन्सेप्ट होता है, जॉइंट फैमिली, जो लोग बिजनेस करता है वो एक्ट उन लोग पे लगता है, ठीक है। मुस्लिम्स लोग एक अपना एक्ट है, एक अपना रूल है, जो जितने भी मौलवीज होते हैं वो लोग जब भी कोई डिस्प्यूट होता है ना फैमिली में, तो मौलवीज के पास जाया होता है, मौलवी लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग बताते हैं कि हाँ भाई ऐसा कर लो। तो अभी भी छोटा छोटा सब रिलीजन का लॉ चल रहा है, बट सुप्रीम लॉ कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सबसे ऊपर कौन? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। हाँ, अब कोई और एक्ट बनाया, मानो जीएसटी एक्ट बनाया, उसमें कुछ विपरीत बोल दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो वो जीएसटी एक्ट को मानेंगे हम, क्योंकि स्पेशली ना बना वो किसी काम के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिंदू लॉ में क्या था ना, कंपाइलेशन, ये तो बता दिए। अब सुनो, हिंदू लॉ के हिसाब से माइनर, हु इज अ माइनर? हु इज बिलो 18? क्या 18? आज तेरे हैप्पी बर्थडे वो सबको, तुम लोग 18 का हो गया, तुम लोग माइनर है कि मेजर है? जैसे 18 के होते हैं हम लोग मेजर हो जाते हैं। तो हिंदू लॉ बोलता था कि अगर कोई माइनर है या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, इंटॉक्सिकेटेड मतलब जिसको नशा में है, ठीक है, सही से डिसीजन नहीं ले पाएगा, या फिर कोई ओल्ड मैन है, या फिर हैंडीकैप्ड पर्सन है, शरीर का कोई अंग उनका काम नहीं कर रहा है, तो ये लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाता था। आज तुम सोचो, एक 12 साल का बच्चा आया, ठीक है, और एक साइकिल शॉप से साइकिल उठाया और ले गया और बोला पैसा पापा से ले लीजिएगा। क्या उसके पापा ऑब्लाइज्ड हैं पैसा देने के लिए? क्या उनके पापा का जिम्मेदारी बन रहा है पैसा देना? गलती दुकानदार का कि वो एक माइनर को सामान दे दिया। समझा गेम? तो ये प्रॉब्लम था। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ और बोलता है, हिंदू लॉ के हिसाब से तो ओल्ड मैन, हैंडीकैप्ड, ये लोग को भी बोला जाता था कि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करो, गलत बात है। हम लोग में 3 जन को बोला जाता है। माइनर, आगे पढ़ेंगे, अगेन ओवरव्यू दे रहे हैं। माइनर अनसाउंड माइंड, यानी कि जिसका दिमागी क्षमता सही नहीं है, एंड एक तीसरा एक है वो अलग है, ठीक है, लॉ के डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ आता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ ये 3 है। बट हिंदू लॉ में क्या था? ओल्ड मैन एंड हैंडीकैप्ड मैन भी था। तो तुम लोग ब्लू से ये बात को अंडरलाइन कर लो कि ये 2 हिंदू लॉ में नया है, ठीक है। जिनके पास बुक है, जिनके पास बुक नहीं है टेंशन मत लेना, मेरे पास पीडीएफ है, ये वाला पीडीएफ हम भेजेंगे, घर में बैठ के फिर आराम से करना, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एक नारद स्मृति के बारे में बात हुआ कि जो 8 साल का है, इन्फेंट से लेके, उसको एक कैटेगरी में डाल दिया, 8 से 18 साल वाला को एक में डाल दिया, 16 को एक में डाल दिया, 16 के ऊपर एक में डाल दिया। तो ये सब फालतू चीज़ें, एग्जाम में ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर सवाल नहीं पूछेगा। फिर आया ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में उन लोग का अपना इंग्लिश लॉ था, उन लोग कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर हम लोग थोड़ा बहुत चेंजेस किए और आज तक यहाँ पर वही लॉ चल रहा है, ठीक है। अब एक बात समझो, इंग्लिश लॉ वॉज अप्लाइड इन द प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, ठीक है। 1726 का बात है ये। कौन किया था? किंग जॉर्ज। और जब ब्रिटिशर्स लोग आया था, कैसे आया था याद है? पढ़ा है ना स्कूल में, कैसे आया था? इन लोग एक कंपनी खोला, बोला हम बिजनेस करेंगे। क्या था कंपनी का नाम? कहाँ खुला था? कोलकाता। इंडिया का राजधानी उस टाइम पे क्या था? वहीं खुला था। तो उसके द्वारा किंग जॉर्ज जो है वो ये वाला लॉ पास किया, ठीक है। ओके, बस इतना बात तुम लोग को याद रखना है, उसके अलावा कोई काम का चीज़ नहीं है। अब आ जाते हैं सीधे इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। कितना याद रखना है, इतना कुछ पढ़े ना हम लोग। देखो बस एक ये मोहम्मदन लॉ वर्ड याद रखना है। हिंदू लॉ में 2 जन को ज़बरदस्ती नकार दिया कि तुम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, एंड ये सारा चीज़ जितना अंडरलाइन कर रहे हैं बस उतना याद रखना है। क्लियर है? ओके, अब आते हैं काम का चीज़ पे। हम लोग का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था? आज तक देखो, तुम लोग का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स का आएगा। और अगर तुमसे पूछे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब बना था, तो क्या वो 2 मार्क्स के लिए पूछेगा? हाँ, लेकिन 2-3 चीज़ को मिला के पूछ सकता है ना। तो हम लोग इसको याद कर लेते हैं। 25 अप्रैल 1872 में बना था और 1 सितंबर को वो लागू हुआ था। देखो, एक बिल पास होता है, बिल पास होकर एक्ट बना, क्या आज एक्ट पास हो तो एक्ट लागू हो जाएगा आज से? नहीं, वो उसका भी एक डेट होता है, ठीक है। अच्छा, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। हम लोग ये अभी पढ़ रहे हैं,
इससे पहले इसके बाद एक और वर्ड आता था, इंडिया में पूरा लगता था, लेकिन इंडिया का ही एक हिस्सा पे ये लॉ नहीं लगता था। कौन सा? जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग पहले पढ़ते थे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट, लेकिन आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दिस इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, तुम लोगों को पता आज आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ सुनवाई है। आर्टिकल 370 हटा था ना, उसको लेकर आज सुनवाई भी है। चलो, अब ये सब रटने का चीज़ नहीं है, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक में है सेक्शन 1 से 75 और एक में है सेक्शन 124 से 238। भैया ये क्या हुआ? ये क्या है? सेक्शन क्या बोल रहा है? आप ध्यान से सुनो। जो एक्ट बनता है ना, तुम समझ लो कि हम लोग का ये एक सब्जेक्ट है। तो अब जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट खोलते हैं, तुम लोग जब सब्जेक्ट खोलता है तुम लोग कंटेंट होता है ना, कंटेंट में तुम लोग क्या दिखता है? अलग अलग चैप्टर। फिर उसके अंडर में भी तुम लोग देखना 1.1, 1.2, 1.3, वो सब क्या होता है? सब हेडिंग्स, राइट? उसी तरीके से एक्ट है। तो अब हम तुमको बताना चाहते हैं कि वो वाले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना, वहां पर देखो तो क्या हम पेज नंबर रट के रखेंगे सबका? नहीं ना। तो हम क्या किए? हम लोग बनाए सेक्शंस। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा। ठीक है, तो सेक्शंस जो होता है हम लोग रिफर करते हैं कि सेक्शन 10 देखना, वहां पर ये बात बताया गया है। सेक्शन 10 का ए देखना, वहां पर ये बात बताया गया है। ठीक है, तो रीड कैसे करते समझो। सेक्शन, मानो हम लोग बात कर रहे हैं 10 का ए, तो इसको क्या बोलते हैं? अब ये प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगा अगर आज नहीं सुनेगा तो, और है छोटा सा प्रॉब्लम लेकिन बेइज्जती करवा सकता है। दो वर्ड आया, एक है सब सेक्शन और एक है क्लॉज, और दोनों इसको रीड करने के लिए यूज किया जाता है। सेक्शन 10 का ए, ये तो हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं, पढ़ते टाइम बोल रहे हैं, बट प्रोफेशनल वर्ड में बोला जाता है सेक्शन 10 सब सेक्शन ए, सेक्शन 11 सब सेक्शन ए। ठीक है, लेकिन क्लॉज शब्द भी यूज होता है कभी कभी कि सेक्शन 10 क्लॉज ए। तो भैया हम लोग क्लॉज को कब यूज करेंगे और सब सेक्शन को कब यूज करेंगे? ध्यान से सुनो। मानो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट के बारे में कि 3 लोग जो हैं वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, माइनर, अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। तो ये एक सेक्शन में लिखा होगा। अभी एग्जैक्ट सेक्शन छोड़ो, मानो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या 10 का ए में लिखा हुआ है माइनर के बारे में, 10 का बी में लिखा गया है अनसाउंड माइंड के बारे में, और 10 का सी में लिखा गया है डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के बारे में? क्या तीनों में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन दिख रहा है? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है। अगर कोई कनेक्शन नहीं है ना, हम लोग यूज करते हैं वर्ड क्लॉज। जैसे हम लोग जब डेफिनेशंस याद करते हैं तो टू क्लॉज ए, टू क्लॉज बी ऐसे बोलते हैं, क्योंकि एक डेफिनेशन का दूसरा के साथ कोई रिश्ता होता है क्या? नहीं होता है। और जब कोई रिश्ता हो, जैसे कि 10 का ए में हम बताएं तुमको कि माइनर कौन होता है, और उसके अंदर में हम कुछ बताना चाह रहे हैं तुमको कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, तो ये 10 का ए का सब सेक्शन बोलेंगे कि क्लॉज बोलेंगे? सब सेक्शन 1। समझ गया? ये छोटा सा डिफरेंस है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा, बट क्योंकि तुम लोग आगे जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि बेवकूफ दिखो 10 लोग के सामने। तो ये छोटा सा ट्रिक याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट में जनरल बात बोला गया, और हम लोग पहला पार्ट फाउंडेशन का हिस्सा है। अब हुआ क्या? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम लोग सीखेगा। चैप्टर खत्म होते होते तुम लोग इसका महारती हासिल कर लेगा। ठीक है, ये सब है कौन से पार्ट में? सेकेंड पार्ट में। क्या याद करना है ये बात को? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीधे हम लोग अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, क्या हम तुम लोग को सीधे कॉन्ट्रैक्ट समझाए थे? देखो, जो स्टोरी हम तुम लोग को बताए ना, वही स्टोरी हम हर बैच का स्टार्टिंग में बताते हैं, और जो बच्चा वो स्टोरी को दिमाग में रख लिया ना, उसको सेक्शन भी याद हो जाएगा और डेफिनेशंस भी याद हो जाएगा। कैसे? हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात किए थे? ऑफर के बारे में।
ऑफर है सेक्शन 2 का ए। फिर हम लोग किसके बारे में बात किए थे? एक्सेप्टेंस के बारे में। तो एक्सेप्टेंस है 2 का बी। फिर हम लोग किसके बारे में बात किए थे? कंसिडरेशन के बारे में। तो कंसिडरेशन है 2 का नहीं, कंसिडरेशन है 2 का डी। तो भैया 2 का सी क्या है? वो प्रोमिसर और प्रोमिसी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो हम लिखते भी नहीं है क्योंकि उसको याद नहीं करना है हम लोग को। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? कंसिडरेशन के बाद क्या आया था? अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट क्या है? 2 का ई। हम बोलते बोलते अगर रुक रहे हैं ना तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि तुम लोग जवाब देगा और तुम लोग मेरे को ही देख रहा है बैठ के, भैया भूल गए लगता है बोलते बोलते, ठीक है। साथ में अगर साथ में चलेगा तो याद रहेगा। तो पहला क्या था? ऑफर 2 का ए। फिर क्या था? एक्सेप्टेंस 2 का बी। फिर क्या था? कंसिडरेशन 2 का डी। फिर क्या था? 2 का, और लास्ट में आता है क्या? 2 का एच। एफ और जी को भूल जाना, एच। तो याद हो गया सेक्शन नंबर? कितना आसान था। अब हम हर बार जब जब पढ़ाते जाएंगे इसी तरीके से याद करवाते जाएंगे, ठीक है। क्लास में याद करवाने वाला मटेरियल मेरा काम है, तुम लोग को याद करवाना भी हम करवा देंगे, हम ट्रिक भी बता देंगे कैसे याद रखना है, बट उस चीज़ को बार बार पढ़ना तेरा काम है और घर जाके पढ़ना तेरा काम है, वो हम नहीं कर सकते, ठीक है। ओके भैया, तो अब बढ़ते हैं यहाँ पर। फिर व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? 2 का एच। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट करेंगे वो याद रखना है। तो 2 का एच क्या बोलता है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाई लॉ। ये डेफिनेशन है। कैसे याद करना है? 5 फिंगर्स लेना, एन एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाई लॉ, बस। अग्रीमेंट का मतलब पता है क्या भैया? अगर हम लोग डायरेक्ट बुक से आते हैं ना, जो बच्चा सोचता है कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे बुक से रीड करके, वो क्या एग्रीमेंट का वर्ड को समझ पाता है कि क्या बोलना चाह रहा है? नहीं। लेकिन तुम लोग को तो एग्रीमेंट का मतलब पता है ना, ठीक है। ओके, तो भैया यहाँ पे ना हम लोग को 2 शब्द मिला। क्या क्या मिला? एग्रीमेंट एंड इनफोर्सिबल बाय लॉ। इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब हम क्या बताए थे? क्या मिल रहा है लॉ से? आशीर्वाद, कि हाँ भाई कोर्ट में इस चीज को देखा जाएगा। अरे हर चीज कोर्ट में नहीं देखा जाता है, ठीक है, और हर केस सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकता है। ये सब चीज़ हम लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हम बोले ना, अरे आज हम तेरे को बोलते हैं, तेरा नाम आनंद हुआ ना भाई, हम आनंद को बोलते हैं कि आनंद एक काम कर, हम तेरे को ये बॉटल बेच देंगे, बदले में ना तुम उसका गाड़ी चोरी करके ला के मेरे को दो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं ना। ये बात तुम लोग को समझ आ गया, ठीक है। तो एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया एग्रीमेंट का मतलब क्या है? एग्रीमेंट किस में है? 2 का ई, ठीक है, 2 का ई। जैसे हम बोलेंगे ना कि ये किस में है, दिमाग में डायग्राम बना लेना, ऑफर, फिर ये ए, 2 का ए ऑफर, 2 का बी है, 2 का डी है और 2 का ई ये, ठीक है। और एक टाइम के बाद वो याद भी हो जाता है। तो व्हाट इज एन अग्रीमेंट? जस्ट व्हाट इज एन अग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है। तुम लोग को एक बात समझाते हैं, जब भी कुछ रटना होता है ना तो उसको तोड़ तोड़ के रटो, तभी तुम उसको याद रख पाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे पता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, वादा का बात कर रहा है। एग्रीमेंट मतलब याद है ना, 2 शब्द याद था, क्या क्या? प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। देखो यहाँ पे हम दिखाए थे ना तुम लोग को, ये देखो, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन इज एग्रीमेंट। ये फॉर्मूला हम लिखवा दिए तो तुम लोग को याद रहेगा। तो भैया ये तो मेरे को याद हो गया, प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन। बट ना बेटा दिक्कत ये है कि हम लोग डेफिनेशंस के साथ ये नहीं कर सकते हैं कि खाली कीवर्ड याद कर लो। डेफिनेशंस जो है वो कोशिश करना कि वर्ड टू वर्ड याद रहे, ठीक है। हाँ, पंचुएशन कंजंक्शन में दिक्कत तो चलेगा, बट कोशिश करो कि डेफिनेशन अच्छा से रटाओ। तो कैसे पढ़े हम लोग? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। बंटी भी फोन दे रहा था तो पैसा मिल रहा था, बबली भी पैसा दे रही थी तो फोन मिल रहा था, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों को मिल रहा है। और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? वादा हो रहा है, ठीक है, तो प्रॉमिस हो रहा है। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर आओ, प्रॉमिस कहां पे डिफाइंड है? याद करो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू
प्रॉमिस। लेकिन भैया आप तो यहाँ पे ना देखिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस पढ़ाएं, लेकिन भैया आप तो यहाँ पे प्रॉमिस हम लोगों को कहीं लिखवाए ही नहीं। गलती हो गया कि आपसे? नहीं, ये जो ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड है ना बिकम्स अ प्रॉमिस, 2 का बी, ये उसी का हिस्सा है। देखो, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मतलब जिसको हम ऑफर किए हैं। हमारे केस में देखते हैं कौन ऑफर कर रहा था, बताओ तो। बंटी किसको ऑफर कर रहा था? बबली को। जो ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता। तुम लोग में से बिग बॉस कितना जन देखता है ये बताओ तो। देखती है तो उसमें तो औरी नाम का एक आदमी आया होगा। औरी को कौन कौन जानता है? औरी को तो सब जानता होगा, है ना। तो औरी आया था तो वहां पे लीवर लिखा हुआ था, तो क्या बोला था याद है? आप एक्ट करते हो तो आप एक्टर, हम लिव करते तो हम लिवर। तो जो ऑफर करेगा वो ऑफरर। तो बंटी कौन हुआ? चलो इतना समझदार है तुम लोग। कॉन्ट्रैक्ट करता है जो उसको क्या बोलते हैं? पढ़ाता है उसको क्या बोलते हैं? तो जब ई आर लगता है ना, जैसे यही बंदा वादा किया तो इसको क्या बोले थे हम लोग? प्रॉमिस है। तो जब हम लोग कुछ करते हैं तो जो व्यक्ति कर रहा होता है उसके बाद ओ आर लगता है, और जिसके साथ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्या लगता है बाद में? ई आर तो यहां लगाएं, नहीं, डबल ई, जैसे कि ऑफरी, ठीक है, प्रॉमिसी, ऐसे करके बोलते हैं। तो बबली कौन है? ऑफरी। और बंटी कौन है? अब एक और बात बताते हैं जो तुम लोगों को किताब में नहीं बताया गया, बट बारीक सा बात है। एक बात बता, वही वाला केस, तुम लोग को एसबीआई बैंक लूट के लाना है, पढ़ा देंगे, ठीक है। हम ऑफरर है कि प्रॉमिसर है? दोनों होता है, एक ही बंदा है, लेकिन सवाल उठता है क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ? तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो ऑफरर बोलना सही रहेगा? सॉरी, हाँ, ऑफरर बोलना सही रहेगा, प्रॉमिसर। वादा हुआ बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये छोटा सा बारीक है, याद भी नहीं रखेगा तो चलेगा। तो भैया कौन क्या होता है ये हम समझे। अब आपको ये जो डेफिनेशन पढ़ा रहे थे यहाँ पे आइए ना, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, ये कौन हो गया हम लोग का? ऑफर। व्हेन, मेरा इंग्लिश सुनना, तुम लोग जवाब दे देगा। व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, कौन होगा? ऑफरर या ऑफरी? ऑफरी। हम जिसको ऑफर कर रहे हैं, प्रपोजल मतलब ऑफर, तो ये कौन हो गया? ऑफरी, ठीक है। सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू, दो शब्द बोल रहे हैं, दोनों का मतलब एक है, लॉ में बहुत दिखेगा। असेंट, कंसेंट, क्या क्या बोले? असेंट एंड, दोनों का मतलब होता है मंजूरी देना। हमारे केस में हम लोग बबली को बोले ना, बबली क्या तुम मेरा फोन खरीदेगी, और जब वो मंजूरी दी तब ना एक्सेप्ट हुआ था। तो यहां पे क्या हो रहा है? ये सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, सिग्निफाइज, अपना मंजूरी को सिग्निफाई कर रही है। भैया सिग्निफाई का मतलब क्या हो गया, और ये वर्ड को यहां क्यों लिखा? देखो, अगर बबली गूंगी निकलेगी तो बोल पाएगी, तो वो क्या करेगी? साइन से बताएगी। इसीलिए मतलब ये जोक अपार्ट, सिग्निफाई का मतलब क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग बोल कर नहीं बल्कि सीधे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम क्या बोले, तुम लोग को मैसेज आया होगा कि जो बच्चा कोचिंग में आने वाला है डेमो के लिए वो लोग यस मैसेज करो, और तुम लोग यस मैसेज किया। तुम लोग कुछ किया तब जाके ना हमको पता चला तुम लोग आने वाला है। बट कुछ बच्चा ऐसा भी है जो मेरे को नहीं बोला था, डायरेक्ट क्लास में आके बैठा है, तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं किया मेरा ऑफर? वो भी किया है। वो बच्चा जो यस लिख कर भेजा, ही डिड समथिंग, वो कोई कार्य किया, क्रिया किया, जिसके कारण हमको पता चला। और अगर तुम सीधे एक्सेप्ट कर ले तो ये तो वाजिब है ना कि आज मानो कोई आके बैठा, तो ये वाजिब है ना कि वो मेरे से पढ़ेगा। इसको बोलते हैं इम्प्लाइड। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड। ये वाजिब है, ये तो समझ में आ रहा है। एक बच्चा है वो मेरे पास आके बैठ रहा है क्लास में, तो ये वाजिब है, उसका मेरे को एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बैठ के क्या कर दिया? सिग्निफाई कर दिया अपना मंजूरी। क्लियर है ये वर्ड? ओके, नेक्स्ट भैया, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। और इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग? प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ, याद करो, एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो क्या बनता है? वेरी गुड। प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है
तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। कोई दिक्कत? हम लोग पूरा पोस्टमार्टम कर लिया, पूरा डेफिनेशन का। When the person to whom the proposal is made signifies is assent thereto. Proposal is said to be accepted, and once the proposal is accepted, it becomes a. इससे पहले कौन सा डेफिनेशन पढ़े थे, याद है किसी को? टू का ए। अच्छा, इससे पहले हम लोग टू का ए नहीं पढ़े, हम लोग तो अभी एग्रीमेंट पढ़े थे। टू का ई क्या है? देख के रीड करो। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी promises forming consideration for each other। तो ये दो डेफिनेशन अपन पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात बोला। क्या बात बोला? तुम लोग ऐसा टाइम पास कर रहे हो, ऊपर वाला जो चीज़ है ना उसी को यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिखा है। और हम क्या बोले, रटना है तो कैसे रटेंगे? तोड़ तोड़ के रटेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ तो तुम लोगों को पता है, लॉ का आशीर्वाद। बेसिकली इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब है कि कोई लीगल ऑब्लिगेशन होगा। अगर हम तुम लोग को आज मानो बोल के हम तुम लोग को पढ़ाएंगे और तुम लोग का एग्जाम से पहले हम मुकर गए, पैसा लेके मुकर गए कि नहीं पढ़ाएंगे, तो मेरे पे लीगल ऑब्लिगेशन आ जाएगा ना, तुम लोग केस करेगा तो। सिमिलरली हम पढ़ा दी, कोई बच्चा पैसा नहीं दिया, हम उस पर केस करेंगे तो क्या आ जाएगा? लीगल ऑब्लिगेशन। तो वही है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। बट अगर हम बदले में पैसा नहीं मांगे, कुछ इलीगल मांगते तो आता? चलो ना, तुम लोग के सामने केस रखते हैं। तुम लोग के पापा मम्मी बोले कि अगर तुम लोग एग्ज़ाम निकाल लिया जून 2024 का तो तुम लोग को मिलेगा आईफोन 13, ठीक है। तुम लोग जून का एग्ज़ाम निकाल लिया और मिल गया क्या बदले में? धोखा। नहीं दिए। होता था ना बचपन में, साइकिल दिला देंगे 90 पार लाओ, फिर नहीं मिलता था, चॉकलेट मिलता था, शाबाशी मिलता था, लेकिन साइकिल नहीं मिलता था। वैसे ही फ़ोन भी नहीं मिला। क्या तुम लोग पेरेंट्स पे केस कर पाएगा? क्यों नहीं है लीगली इम्पॉसिबल? ओके, वेरी गुड। एक और केस देते हैं। तुम लोग को हम बोले, अच्छा ये मतलब मजाक कर रहे, ठीक है, पहुंच मत जाना, बोल रहे आज शाम में 5 बजे सब आइनॉक्स पहुंच जाना, मूवी देखेंगे। तुम लोग सब पहुंच गया और हम नहीं आए, तो क्या तुम लोग मेरे पे केस कर पाएगा? क्यों? क्योंकि भैया ये सब सोशल एग्रीमेंट होता है। क्या होता है ये सब? सोशल एग्रीमेंट। और क्या सोशल एग्रीमेंट पे हम लोग केस कर सकते हैं? कभी नहीं। तो ये सब चीज़ के लिए केस नहीं होगा, ठीक है। बट मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है भैया कि सोशल एग्रीमेंट है तो केस नहीं हो सकता है, अगर सोशल नहीं है तो ऑब्वियसली हो सकता है। आज हम पढ़ा रहे हैं ये वाला पॉइंट पे हो सकता है, बट कुछ सोशल होगा तो नहीं हो सकता। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, ए बोला बी को कि 2 लाख रुपया में मेरा गाड़ी ले लो, और बी बोला हाँ हम ले लेंगे। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? डेफिनेटली भैया। देखो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, हम क्या चेक करेंगे सबसे पहले? क्या ऑफर हुआ? हाँ, ए बोला बी को। क्या कंसिडरेशन है? हाँ है। क्या बी एक्सेप्ट किया? हाँ किया। सब कुछ तो है। क्या इलीगल है? क्या कार भी इलीगल नहीं है, पैसा भी इलीगल नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अच्छा, अगर यहीं पे पापा वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि पापा बोला बच्चा को कि तुम अगर पास हुआ तो हम तुमको ये दिलाएंगे, तो क्या वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता? नहीं। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए, कीवर्ड क्या है पता है? जब सोशल एग्रीमेंट वाला आए तो एक सोशल एग्रीमेंट कीवर्ड लिखें और एक ये लाइन, दिस इज नॉट क्रिएटेड विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब यहाँ पर इरादा, जब पापा आपको बोले कि हम आईफोन 13 दिलाएंगे, क्या इरादा था लीगल रिलेशनशिप बनाने का? हम जब बोले मूवी चलो, क्या इरादा था लीगल रिलेशनशिप में आने का? नहीं। इसीलिए ये सबको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। क्या किसी बच्चा को कोई दिक्कत है इस पॉइंट पे? नहीं है। चलो वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम बोल रहे हैं कि डाइवोर्स हो रहा है, ठीक है, मानो मेरा ही हो रहा है, अभी तक शादी हुआ नहीं, तुम करवा ले रहे अपना, शादी के बाद ये वाला एग्जाम्पल नहीं देंगे, मेरा डाइवोर्स हो रहा है, तो हम अपनी वाइफ को बोले कि हम तुमको और तुम हमारे बच्चे को मेंटेन करने के लिए कुछ पैसा हर मंथ देंगे, क्या ये बात कॉन्ट्रैक्ट है? यहाँ पे इंटेंशन क्या है? लीगल है। हाँ भैया ये कॉन्ट्रैक्ट तो है, बट क्या ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखता है?
शादी ब्याह के बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेगा? नहीं, ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखता है। हर चीज़ का अपना एक्ट है। जीएसटी का अपना एक्ट, अगर खून हुआ है क्राइम का अपना एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं जिसको, हर चीज़ का अपना एक्ट होता है। तो इसके लिए भी एक एक्ट है जो ये सब चीज़ देखेगा। बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? इंटेंशन देखो ना, इरादा देखो, अगर इरादा लीगल है तो ये एक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर? चलो, तो भैया क्या अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अंतर है? हाँ है, और ये इंपॉर्टेंट है। जहां डिफरेंस दिखे, देखो डिफरेंस अभी तक तुम लोग कैसे लिखता था? अग्रीमेंट लिखा, कॉन्ट्रैक्ट लिखा। अब तीसरा कॉलम बनेगा किसका? बेसिस का। और यहां पर ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, डिफरेंस एग्जाम में आएगा, पहले तो ये समझो, ठीक है। और दूसरा कि जो डिफरेंस है ना, वो तुम लोग को ये एकदम एग्जैक्टली रटना नहीं है वर्ड, बट याद रखना है कि ये 4 बेसिस पर डिफरेंस किया गया है, ठीक है। देखो ना कितना अच्छा चीज़ है डिफरेंस। हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे तो एक साथ क्या होगा? दो टॉपिक हो जाएगा। जैसे सबसे पहले कभी तुम लोग को डिफरेंस दिखे, तुम लोग देखो क्या मेरे को दोनों का मीनिंग याद है। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग किस में था? सेक्शन 2 का ई, वेरी गुड, ई ना, कौन था रे? एच। 2 क्या था कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन? एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और एग्रीमेंट किस में था? 2 का ई में। क्या था डेफिनेशन? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहला भैया मीनिंग हो गया। दूसरा स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब दायरा। अब बताओ तुम लोग खुद हम एक लाइन बोलते हैं जो पहले भी बोल चुके हैं, उसके बेसिस पे बताना ज्यादा बड़ा स्कोप किसका है, ज्यादा बड़ा दायरा किसका है, ठीक है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ज्यादा बड़ा दायरा किसका? कॉन्ट्रैक्ट का या एग्रीमेंट का? बड़ा दायरा मतलब उसमें ज्यादा चीज समेट आएगा। कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा चीज समेट आ रहा है या एग्रीमेंट में? नहीं, एग्रीमेंट। तुम लोग जैसे सोच रहे ना, सेम हम भी सोच रहे थे जब हम ये लाइन पढ़े थे। फिर हम लोग समझे इनका क्या कहने का मतलब है। देखो अग्रीमेंट तो कोई भी कर सकता है। आज हम यहाँ पे रूम पे बैठ के एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम लोग को शाम पे 5 बजे मूवी चलना है, ठीक है। तो अग्रीमेंट हुआ, बट वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? नहीं। तो ज्यादा क्या हो सकता है मार्केट में? अग्रीमेंट ज्यादा बार हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होता होगा? अग्रीमेंट ज्यादा होता है। कॉन्ट्रैक्ट नैरो है। कॉन्ट्रैक्ट हर चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन जहां पर 2 लोग हाँ बोल दे वो चीज एग्रीमेंट है। जहां पर 2 लोग हाँ बोल दे वो एग्रीमेंट है, बट क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? नहीं। तो बड़ा दायरा किसका हुआ? अग्रीमेंट का। याद रहेगा ये बात? ओके। लीगल ऑब्लिगेशन में आते हैं। बताओ ना, दोनों में लीगल ऑब्लिगेशन किस पर आता होगा? कौन से में आता है? कॉन्ट्रैक्ट में। एग्रीमेंट में लीगल रहता है क्या कुछ? नहीं। और नेचर में बताओ, ये वही वाला चीज है जो हम बताते हैं, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। बस ये 4 डिफरेंस याद करो, एग्जाम में आएगा, 4 मार्क्स जेब में। कोई दिक्कत? अब हम तुम लोग को एक बात अभी बता रहे हैं, तुम लोग बीएसटी में तो पढ़ा होगा डिफरेंस बहुत ज़्यादा। बात ये होता है ना कि हमको पता है चारों डिफरेंस। दिक्कत एग्जाम में क्या होगा ना, हम बेसिस भी लिख लेंगे बट पॉइंट ही नहीं आएगा दिमाग में, बिकॉज इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड होंगे। और जब हम लोग पढ़ते हैं ना डिफरेंस, तो हम लोग को लगता है ये तो आता है, ये तो आता है, बट एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं। तो कोशिश करना ना कि चारों पॉइंट एग्जाम से जो 1.5 दिन का गैप है उसमें एक बार देख लो अच्छे से कि हाँ, एक नेचर था, एक स्कोप था, एक ऑब्लिगेशन को लेके था और एक नेचर को लेके था। इस तरीके से माइंड में रखने का कोशिश करना। और क्या 4 में 4 लाना पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, बट अगर नहीं भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है तो ठीक है। ये गलती मत करना कि हमको 1 पॉइंट के लिए, 1 मार्क्स के लिए तुम 10 मिनट अगर देगा तो सही है एग्जाम में कि हमको याद क्यों नहीं आ रहा, याद क्यों नहीं आ रहा। 3 मार्क्स के ना 4 में बहुत है, ठीक है। क्लियर ये सब बात? चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद।